कक्षा 8 स्पेशल के विद्यार्थियों, नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट चैप्टर का हम आगे पढ़ रहे हैं। बुक का नाम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3। और हमने पीछे 3 विशेषताएं इसकी संविधान की पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट फोर्थ जो फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अर्थात आधारभूत अधिकार या मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार। इसमें बताया गया है द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें बताया गया है कि जो ये भाग जोड़ा गया है मूलभूत अधिकार, इसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists। औपनिवेशिक सरकार ने या औपनिवेशिक शासन ने हमारे राष्ट्रवादी अर्थात जो संघर्ष करने वाले थे, देश को आज़ाद करने वाले लोग थे, उनके मन में राज्य को लेकर एक शक पैदा कर दिया था। इसलिए वे चाहते थे, दे वांटेड टू इंश्योर, वे इस बात को लेकर विश्वस्त होना चाहते थे दैट ए सेट ऑफ रिटर्न रूल राइट्स, कि एक लिखित में अधिकार पत्र या संविधान वुड गार्ड, उनकी रक्षा करे द मिसयूज ऑफ द स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा या आज़ाद हो जाएगा तो राज्य के दुरुपयोग से ये अधिकार उनकी रक्षा करें, ये कहा गया है। औपनिवेशिक शासन के कारण लोगों में भय हो गया था, इसलिए ये बातें कही गई हैं। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेटरी एंड अब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द स्टेट। इस प्रकार ये जो मूलभूत अधिकार हैं, ये प्रत्येक नागरिक की मनमाने ढंग से और सत्ता के निरंकुश इस्तेमाल से लोगों की रक्षा करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशंस दस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, ये राज्य, स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर पर्सन्स, राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। Moreover, the various minorities communities also expressed। इसके अलावा बहुत से अल्पसंख्यक समुदाय भी ये चाहते थे या ऐसा व्यक्त किया उन्होंने, the need for the constitutions to include the rights that would protect their groups। वे भी ये चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जिनसे उनके समूह की रक्षा हो सके। The constitutions therefore also guarantees the right of minorities against the majority। इस प्रकार ये जो अधिकार हैं हमारे, ये बहुसंख्यक लोगों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं या अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का आश्वासन भी इसमें दिया गया है। एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज़ सेड, जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था इन सिद्धांतों, इन मूलभूत अधिकारों के बारे में, देयर ऑब्जेक्टिव इज़ टू फोल्ड, कि इनका दोहरा उद्देश्य है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, पहला उद्देश्य ये है कि प्रत्येक नागरिक मस्ट बी इन पोजीशन, की इस स्थिति में हो कि वो इन अधिकारों के लिए अपने दावे कर सके, या ये जिस किसी को अधिकार नहीं दिया गया है इनमें से कोई भी, तो वो इनके लिए क्लेम कर सके। एंड सेकेंडली, और दूसरा ये है कि दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी, कि ये जो अधिकार है उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिन्हें कानून एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज, जिन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इन एडिशन द फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशंस also has a section called directive principle of the state policy। इसके अलावा, इन अधिकारों के अलावा
हमारे संविधान में एक भाग और जोड़ा गया है जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व कहते हैं। दिस सेक्शन was designed by the member of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms and to serve as guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses। संविधान सभा के सदस्यों ने ये भाग इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे ये चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर कर सके और जनता की गरीबी दूर करते हुए ऐसी नीतियां बनाए। इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में, यानी इन सिद्धांतों को अपनाकर हम जनता की सेवा कर सकें और उसका कल्याण कर सकें। ये था मूलभूत अधिकार। अब मूलभूत अधिकार हमारे टोटल कितने हैं, क्या क्या बताया गया है, ये देखो आप। सबसे पहले है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में ये बताया गया है ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। दिस मीन्स, इसका क्या अर्थ है, दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, सभी व्यक्तियों का कानून समान रूप से रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा ऑफ द कंट्री, देश के। इट आल्सो स्टेट्स, यह भी कहा गया है दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, धर्म के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, सेक्स लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, सभी व्यक्तियों को सभी स्थानों पर जाने की पहुंच होगी, जिसमें खेल का मैदान है, होटल्स है, दुकान है आदि। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा। अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्थात नौकरी देने के मामले में भी राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। बट देयर आर एक्सपेक्शंस टू दिस, परंतु इसे कुछ अपवाद हैं, दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक, आप इस बुक में आगे पढ़ेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जैसे हमारे देश में अस्पृश्यता है, छुआछूत की प्रथा है, हैज़ बीन अबोलिश्ड, इसको अबोलिश्ड होता है ख़त्म करना, छुआछूत की प्रथा को ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी इसका मौलिक अधिकार का पार्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें यह बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को भाषण देने की स्वतंत्रता है, अपने विचार पेश करने की स्वतंत्रता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन द पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी भाग में स्वतंत्रतापूर्वक घूमने की आज़ादी है और किसी भाग में बसने की आज़ादी है। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, और भारत में किसी भी व्यवसाय, पेशा या धंधे, कोई भी कारोबार का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर ऑफ एज। इसमें यह बताया गया है कि मानव व्यापार, ज़बरदस्ती मजदूरी करवाना या मजदूरी के लिए मजबूर करना और 14 साल छोटे बच्चों के लिए रोज़गार देना या 14 साल के छोटे बच्चों से काम करवाना, ये सारा गैर कानूनी माना गया है। सरकार इस पर प्रतिबंध लगाती है। नेक्स्ट है पांचवा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसमें यह बताया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशंस स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज़, सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो भाषा के आधार पर हों, चाहे लिंग्विस्टिक का मतलब लिंग्विस्टिक यहाँ पर भाषा के आधार पर, रिलीजियस धार्मिक या भाषा के आधार पर, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, अपने शैक्षिक संस्थाएं
चला सकती हैं, खोल सकती हैं, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, और अपने संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक कार्य दफ्तर खोल सकती है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये लास्ट का है भी। संवैधानिक उपचार का अधिकार, दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट, ये संविधान अनुमति प्रदान करता है प्रत्येक नागरिक को कि वो खुद अदालत में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, इफ़ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, यदि उनको ये लगता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं मिले हैं या किसी प्रकार से पीड़ित हैं, तो वे अदालत में जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप ज़रूर लिखना, नोट करना, आगे तक चलते रहेंगे ये। नाइन्थ में भी आएंगे, 10th में भी हैं। नेक्स्ट है लास्ट हमारी जो फीचर है वह सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सीधा सा ये है कि ए सेकुलर स्टेट इज़ वन, यानी हम धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको कहेंगे? स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट, कि किसी भी राज्य का या देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है या राज्य आधिकारिक रूप से किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। प्रमोट का मतलब यहाँ पर बढ़ावा देना है, ये रहा। और वी विल रीड मोर, हम इसके बारे में और अगली क्लास में चैप्टर में पढ़ेंगे। You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of the constitutions that a country adopts for itself. आप इस बात को समझ गए होंगे, कभी कभी देश का संविधान ये तय कर देता है कि देश का इतिहास ये तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। द कॉन्स्टिट्यूशंस प्ले ए क्रूसिकल रोल, क्रूसिकल का मतलब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है भी, महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आउट द आइडियाज दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू एडहेर टू का मतलब यहाँ पर साकार करना होता है। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और प्रतिनिधियों के लिए साकार करना चाहते हैं। इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट, और इसमें उनको भी शामिल किया गया है जिन्हें हम अपने प्रतिनिधि बनकर चुनते हैं। जस्ट लाइक इन द गेम फुटबॉल, ये पहले भी आ चुका था पार्ट, जैसा कि फुटबॉल के गेम में ए चेंज ऑफ कंस्टिट्यूटिव रूल्स विल अफेक्ट द गेम, जैसे कोई भी गेम हो जिसमें रूल बदल दिए जाते हैं, चाहे फुटबॉल का खेल हो या और कोई खेल हो, तो अगर रूल बदल दिए जाते हैं तो सारा का सारा स्थिति बदल जाती है, भारी बदलाव आ जाता है, वो गेम को प्रभावित करेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैज़ बीन amended over the years to reflect new concerns of the polity। उसी तरह चेंज भारत के संविधान में भी आ जाते हैं, पूरी तरह से बदल जाता है जब वहाँ का संविधान में कुछ चेंज किया जाता है। यहाँ पर अमेंडेड का मतलब है चेंज करना, बदल देना। सदियों से चलते आ रहे जो नियम हैं, रूल रेगुलेशन, उनको बदल दिया जाता है तो संविधान का बुनियादी ढांचा ही बदल जाता है। ऑफन ए मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए चेंज इन फंडामेंटल नेम ऑफ द कंट्री, ये हो चुका था अभी। वी सार दिस, हमने ये थोड़ा सा देखा है यहाँ पर कि इसमें नेपाल के बारे में दिखाया गया, हाउ इट नीडेड टू अडोप्ट, और कैसे वहाँ के लोगों ने स्वीकार किया ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस आफ्टर इट बिकेम ए डेमोक्रेसी, जब ये लोकतंत्र बन गया था, राजा के हाथ से शक्ति दूसरे संविधान के चुने हुए प्रतिनिधि उनके हाथ में आ गई थी, तो ये रूल कुछ बदल गए थे। द डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आउटलाइंड अबोव, जैसे ये ऊपर
भारतीय संविधान की कुछ अलग विशेषताएं दिखाई गई हैं। इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज दैट आर ऑफन नॉट इजी टू ग्रैस्प। ये सारी विशेषताएं काफ़ी जटिल दिखाई देती हैं और इन्हें समझने में भी काफ़ी मुश्किल हुई होगी। ग्रैस्प का मतलब समझना, अंडरस्टैंड। डोंट वरी, आप चिंता न करें। टू मच, आप बहुत ज़्यादा चिंता न करें इस बारे में, फिक्र न करें। दिस मोमेंट, एक क्षण के लिए आप इस बारे में चिंता न करें। इन दिस रेस्ट ऑफ द बुक, इस पुस्तक के शेष भाग में, एज वेल एज इन यूर हायर क्लासेस, जैसे जैसे आप अगली क्लासों में होंगे, नेक्स्ट क्लासेस में होंगे, यू विल रीड मोर अबाउट दीज डिफरेंट फीचर्स। आप अलग अलग इनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे जो कि भारतीय संविधान के बारे में बताई गई है। एंड अंडरस्टैंड मोर सब्सटेनविली व्हाट दे मीन, और आप ठोस रूप में इनको सीख जाएंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं, क्या इनका अर्थ है। तो ये आपका चैप्टर है, ये कंप्लीट हुआ यहाँ पर। और एक छोटे सा ये दे रखा है पैराग्राफ। यहाँ पर ये जो फ़ोटो दिखाए गए हैं, इसमें ये संविधान सभा के सदस्य हैं। इसमें सिग्नेचर कर रहे हैं, जो कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम इसका अधिवेशन बुलाया गया था। पहला जो फ़ोटो है ऊपर से, इसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साइन कर रहे हैं। द सेकंड फ़ोटो ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे फ़ोटो में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साइन कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं अपने। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। द लास्ट फोटो शोज द फॉलोइंग पर्सन्स, अंतिम फोटो में जो सदस्य दिखाए जा रहे हैं उनके नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये श्री जयराम दास दौलतराम है। ये जो मंत्री थे ये फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य और कृषि विभाग के। राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री थी भी, हेल्थ मिनिस्टर। डॉक्टर जॉन मथाई कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री थे। एंड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे श्री जगजीवन राम थे, लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री। तो ये भी याद कर लेना आप जो भी है। और इस चैप्टर का कल होगा एक्सरसाइज का पार्ट बनेगा, और तब तक के लिए आप इस चैप्टर को फिर दोबारा से पढ़ना। जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो मेरे को डाउट्स में लिख के या बता देना। थैंक्स फॉर